बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और आज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमको पता चल सके कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और यदि आप कुछ हमें कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पेन कॉपी के साथ बैठें और नोट्स जो भी मिलें उसको नोट करते चलें। तो एंड में आप देखेंगे कि आपका पूरे नोट्स सारे तैयार हो गए इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 10th के अकॉर्डिंग। जितना भी थ्योरी पार्ट है वो सब कवर हो गया। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अप टू यूएस में। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म जितने भी टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, यूज होते रहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो जितना भी सिलेबस में है एनसीईआरटी के क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हिंदी में हम कहते हैं विद्युत। तो इसका यूज क्या है, सबसे पहले इसके यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप सभी फैमिलियर है इसके यूज से। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घर में आती है। तो इसका हम क्या यूज करते हैं? बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं। ये सब हमारे घर के यूज है, हाउस यूजेस के लिए इसका यूज होता है। और कंपनीज में भी इसका यूज होता है, कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए और मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स चलाने के लिए। ये क्या कहते हैं, कमर्शियल यूज भी है इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का और कौन कौन से टर्म हमको पढ़ने हैं, एक एक करके हम उनको देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मेन कारण क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस कारण से है, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हमारा जो एटम है, कोई भी एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पता है किसी भी एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर उसके चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग शेलों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और यदि मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी जगह में से, तो उस इलेक्ट्रॉन, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन था, वहां पे क्या बन जाता है? एक होल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो एटम बचता है वो क्या कैरी करता है? वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मैटर है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होता है, मैटर को जब भी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है? फोर्स को ऑब्जर्व करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इसको मैं बीच से काट देता हूँ, तो ये कैसा है? ये वाला जो गोल वाला सिरा जो इतना बस है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन में से, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में से यदि क्यू चार्ज फ्लो होता है, कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के टी टाइम में, तो करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट अपन को पता है क्या है? कूलाम्ब। यानी क्यू, कैपिटल क्यू की यूनिट क्या है? कूलाम्ब है, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट हो गई? आई। आई करंट है, आई करंट की क्या यूनिट हो गई? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि
कूलाम्ब अपॉन सेकेंड। कूलाम्ब पर सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। और कूलाम्ब पर सेकेंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलाम्ब है। और एक कूलाम्ब कितने इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। ठीक है, कि एक कूलाम्ब कितने इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होता है? तो एक कूलाम्ब यदि किसी कंडक्टर में से फ्लो होता है चार्ज, ठीक है, तो वो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के लगभग इक्वल होता है। ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तब जाके एक कूलाम्ब चार्ज फ्लो होता है। तो आप समझ सकते हैं एक कूलाम्ब कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो एक कूलाम्ब चार्ज नियरली 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे जब, तब एक कूलाम्ब चार्ज फ्लो होगा उस कंडक्टर में से या उस वायर में से। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूनिट ऑफ करंट। जैसा भी मैंने बताया कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम्ब है। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो हमको यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है, तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर में से एक कूलाम्ब चार्ज फ्लो होता है एक सेकेंड में, ठीक है, एक कूलाम्ब चार्ज फ्लो होता है एक सेकेंड में, तो उस करंट को हम क्या बोल सकते हैं? कि 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, तो वही करंट की यूनिट को डिफाइन किया गया है। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट इज साइड टू बी 1 एम्पियर। तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है हमारा? 1 एम्पियर है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि अपन को पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? 1 कूलम्ब है और टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई करंट की? 1 एम्पियर आ गई। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, आता है एग्जाम में कभी कभी आता है। 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम जानते हैं। तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला, ठीक है, जिसका कंटिन्यू जो हो रहा है, ठीक है, लगातार चल रहा है। तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड मतलब बंद। ठीक है, तो लगातार और बंद पाथ जो होता है, ठीक है, बंद रास्ता, लगातार और बंद रास्ता जो है किसका? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि एक इसमें एग्जांपल भी बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए बैटरी है, बैटरी का प्लस सिरा जो है, ठीक है, प्लस पोल जो है बैटरी का, ठीक है, वहां से करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद उसमें करंट फ्लो हो रहा है, बीच में क्या फिर लगा हुआ है? एक बल्ब लगा हुआ है। और आई देखिए, आई फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निकलिए, फिर आई करंट फ्लो हो रहा है, जिस एरो भी डायरेक्शन ही बना हुआ है। उसके बाद क्या है? बल्ब है। बल्ब के बाद फिर क्या लगा हुआ है? अमीटर लगा हुआ है। अमीटर का क्या वर्क है? वो करंट को मेजर करता है। ठीक है, अमीटर करंट को मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट के अमाउंट को मेजर करता है अमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या लगा हुआ है? की लगी हुई है। की मतलब बल्ब को बंद चालू करने के लिए की लगी हुई है। उसके बाद ये आके कहां जुड़ गया है? फिर उसी बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड से शुरू हुआ, नेगेटिव साइड पे जुड़ गया। ये पूरा क्या बन रहा है? एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, कहीं पे भी ओपन नहीं है ये। ठीक है, क्लोज्ड पाथ है। तो जब ये क्लोज्ड पाथ है, कंटिन्यूअस है, लगातार कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, इसको आप लिख भी लीजिए, कॉपी लेके आप बैठ सकते हैं, बहुत बढ़िया आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारे? पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? प्रोटॉन के फ्लो की डायरेक्शन है। अब प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोटॉन क्या है? जनरली होल है। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो क्या है? होल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? होल की डायरेक्शन, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन की डायरेक्शन को माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, और
इलेक्ट्रॉन भी सेम टाइम फ्लो होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की। ठीक है, ये 2 टाइम लिख गया है, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमको ये बताइए कि जो टंकी होती है, पानी भरने की टंकी, ठीक है, उसमें नीचे नल लगा हुआ होता है। ठीक है, पानी भरने की टंकी होती है, उसमें अपन नल यूज करते हैं। ठीक है, तो नल अपन जैसे ही चालू करते हैं पानी बहने लगता है। तो वो पानी क्यों बहता है, वो पानी क्यों बहता है? क्या इसका आंसर है आपके पास कि पानी क्यों बहता है? टंकी वजह से भी अपन नल खोलते हैं, पानी बहने लगता है, क्यों बहता है पानी? ठीक है, बहुत से लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है। तो पानी क्यों बहता है? तो जो टंकी है, वाटर टैंक है, उसमें से पानी बह रहा है, उसका रीजन है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो होता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्यों? टंकी में पानी भरा हुआ है, तो टंकी की जो निचली सतह है उसमें प्रेशर बहुत है। ठीक है, नीचे साइड प्रेशर बहुत है। पहले तो पूरा जो पानी ऊपर भरा हुआ है उसका पूरा दबाव है, ठीक है, उसका प्रेशर है, और बाहर एयर में प्रेशर कम है। तो पानी बहता है कहां से? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर, वहां से पानी निकल के चला जाता है कहां की ओर? लो प्रेशर की ओर। तो पानी बह रहा है, वाटर फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वाटर फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी प्रकार से हम हीट की बात करें, हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट के बारे में आपको पता होगा, हीट फ्लो होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास चिमटा है, ठीक है, तो रोटी वगैरह बनाते हैं तो चिमटा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, हैंडल से चिमटा गर्म हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, हीट फ्लो हो रही है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। प्रेशर के कारण वाटर फ्लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर फ्लो हो रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो हो रही है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब ये पोटेंशियल वर्ड जो आ रहा है, पोटेंशियल वर्ड जो आ रहा है, इसका क्या यूज है, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, तो जो भी कंडक्टर है, जो भी हमारा जो भी एलिमेंट है, जो भी कंडक्टर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा चार्ज कैरी करता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है? मेजर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम इसको कह सकते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा है। ठीक है, और जिसके पास जितना कम पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल उतना कम है। तो हाई पोटेंशियल कौन है? जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। जिस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा मात्रा में, हाई अमाउंट में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उसके पास हाई अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। किसी का पोटेंशियल कम है, उसके मतलब कम अमाउंट में उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब भी हम हाई जिसके पास ज्यादा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है, तो एक जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो हुआ हाई पोटेंशियल पे, और जिसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है वो हुआ लो पोटेंशियल पे। और जब इनको किसी वायर के थ्रू या कैसे भी इनको कनेक्ट किया जाएगा किसी कंडक्टर के थ्रू, तो क्या होगा? करंट फ्लो होने, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने लगेंगे। कैसे? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो वाटर फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण,
हीट फ्लो होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया है, ठीक है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक हाई पोटेंशियल में है, एक लो पोटेंशियल में है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू अ वायर, तो क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होगा? करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमको जो है वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। किसी चार्ज को हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। हमको जितना भी वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, मान लीजिए हमको W वर्क डन करना पड़ा Q चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? W अपॉन Q, ठीक है। और SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की? V है। V मतलब इसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको जनरली बोले वर्क की क्या यूनिट है? वर्क की यूनिट है जूल। चार्ज की क्या यूनिट है? चार्ज की यूनिट है कूलाम, ठीक है। तो वोल्ट की क्या यूनिट हो गई? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, नॉर्मल में जूल पर कूलाम। और जो हम यूज करते हैं, मतलब जनरली जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं वोल्ट। वोल्ट क्या है? वोल्ट इज नथिंग बट जूल पर कूलाम। वोल्ट क्या है? जूल पर कूलाम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कि चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसको क्या क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस बस लिखा मिलेगा, कहीं कहीं वोल्टेज लिखा मिलेगा, ठीक है। तो और सेल के टर्म में बात करें तो इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल के ईएमएफ अलग है खैर थोड़ा इससे, लेकिन वो भी एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। लेकिन हमको पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़ना है वो है, ठीक है। अब हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो चलिए 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। मान लीजिए हमको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर हमको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज साइड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। देखिए हमको कुछ साइन सीखने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक सेल। एन इलेक्ट्रिक सेल का कैसा साइन है, ठीक है। उसके बाद बैटरी का साइन दिया हुआ है। बैटरी यानी कि बहुत सारे सेल जब लग जाते हैं, सेकंड नंबर पे बैटरी का साइन दिया हुआ है। जब बहुत सारे सेल लग जाते हैं, देखिए 3 सेल लगे हुए हैं इसमें। उसके बाद प्लग और की का साइन है ना। और ओपन स्विच का साइन है, यानी कि जब स्विच जो है ओपन हो, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे प्लग की है जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड की का साइन है, यानी कि बंद की का साइन है। तो की जब बंद है और की जब ओपन है, दो साइन है, ठीक है। और जॉइंट वायर के लिए 5th नंबर पे साइन दिया हुआ है जब वायर जॉइंट है। और 6th नंबर पे यानी एक वायर जो है दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है लेकिन वो जॉइंट नहीं है। 7th नंबर पे साइन दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है। 8th नंबर पे जो है रजिस्टर का साइन दिया हुआ, रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे बट अभी साइन बस देख लीजिए, रजिस्टर का साइन है। उसके बाद 9 नंबर पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है, यानी कि रेहोस्टेट जिसको हम कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस तो है लेकिन हम उसको कम ज्यादा अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो रेहोस्टेट के 2 टाइप के साइन दिए हुए हैं, ठीक है, और करके 2 टाइप के साइन दिए हुए हैं। उसके बाद अमीटर का साइन है। अमीटर किस लिए यूज होता है? अमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद वोल्टामीटर का साइन दिया हुआ है। वोल्टामीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये सारे साइन हो गए एक एक करके। देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या देखना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको क्या बताता है? ओम्स लॉ हमको ये बताता है बेसिकली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये हमको बताता है ओम्स लॉ। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको क्या लगाना होता है? एक कांस्टेंट लगाना होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमने ले लिया R। तो V प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। अब इसको बीच में इक्वल लगाएंगे तो V इक्वल टू I R। तो V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू I R। तो R क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है।
डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। Potential difference V across the end of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current I flowing through it, provided its temperature remain the same. This is called Ohm's law. तो ओम्स लॉ कब वर्क करता है? जब हम टेम्परेचर को सेम रखें। हम टेम्परेचर को बार बार वेरी कर रहे हैं, अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर बाद हम उसको 30 डिग्री से में ले जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर शायद प्रोपोर्शनलिटी हमको ना मिले। तो अगर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो फिर हमको क्या मिलेगा? हमको V प्रोपोर्शनल टू I मिलेगा। देखिए ग्राफ शो कर रहा है, तो एक सीधी लाइन हमको ग्राफ मिल रही है। तो ग्राफ में सीधी लाइन, इस टाइप की जो सीधी लाइन मिल रही है, रेड रंग में आपको दिख रही है, बिल्कुल सीधी है, मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं पे कर्व बन रहा हो या कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो, बिल्कुल एक सीधी खिंची हुई है, ठीक है। तो जब भी हमको इस टाइप की लाइन मिलती है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को शो करती है। तो इसमें देखिए करंट और वोल्टेज के बीच में जो है लाइन बनी हुई है, तो V प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की लाइन जो है, अगर ये कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है आगे जाके, तो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हो गई, लेकिन अभी तो ये प्रोपोर्शनल है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको याद रखना है ओम्स लॉ से, वो क्या है? V इज इक्वल टू IR। और यहाँ पे जो हमको R मिला वो क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वर्ड से ही शो हो रहा है, रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करना। रेजिस्ट मतलब होता है विरोध करना, और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो विरोध करती है। किसका विरोध करती है? फ्लो ऑफ करंट का। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें फ्लो होने वाले करंट को रोकती है, फ्लो होने से रोकती है। यानी कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें से उतनी कम करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इट्स SI यूनिट इज ओम। इसकी SI यूनिट ओम है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू IR अपन को पता है, तो इसी से अपन R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन I। तो अब 1 ओम रेजिस्टेंस को हमको डिफाइन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करने को आता है। तो R इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपन को? V अपॉन I। यदि मान लेते हैं वोल्टेज V क्या है? 1 वोल्ट है, करंट I क्या है? 1 एम्पियर है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ओम, ठीक है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन I। यदि V भी 1 हो जाए और I भी 1 हो जाए, तो 1 अपॉन 1 क्या आएगा? 1। तो 1 ओम कौन सा कितना रेजिस्टेंस होता है? If the potential difference across the two end of the conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then resistance R of the conductor is 1 ohm. यदि वोल्टेज 1 वोल्ट है, करंट उसमें जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो कितना है? 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस एक नई प्रॉपर्टी हमने सुनी, नया टर्म हमने सुना। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब जो चार्ज के फ्लो होने में जो रुकावट है, वही रेजिस्टेंस है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। बच्चों नेक्स्ट हमको देखना है फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, जिससे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो में जो भी रुकावट आ रही है ना, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला दिया हुआ फर्स्ट नंबर पे द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ जो है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब हम किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देते हैं। यानी कि जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और सेकेंड नंबर पे क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। फर्स्ट नंबर पे लेंथ है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और सेकेंड है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि 1 अपॉन A, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने में। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
और चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब सब्सटेंस कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। 3 फैक्टर तो हो गए, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और टेम्परेचर हो गया, लेकिन फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब लकड़ी में फ्लो करंट क्यों नहीं होता? लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता, प्लास्टिक में नहीं होता। अब कॉपर और एल्यूमिनियम की अगर हम कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम में जो है थोड़ा कम करंट फ्लो होता है, मतलब उतना अच्छा कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम, पर उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि जो इंसुलेटर्स हैं हमारे, है ना, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उनका रेजिस्टेंस है, तो वो करंट फ्लो होने ही नहीं देते, करंट उनमें से फ्लो हो ही नहीं पाता। मेटल में से करंट फ्लो होता है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, what is electric current, define 1 ampere, what is potential difference, define 1 volt potential difference, brief discussion about Ohm's law, define 1 ohms resistance, what factor affecting the resistance of a conductor। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मैं पहले दे चुका हूं। आप सब कुछ नोट करते चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स जो हैं प्रिपेयर किए हैं। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है रेजिस्टिविटी, ठीक है, हमको पढ़ना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में जो जो हमने पढ़ा है देख लेते हैं इसको समझने के लिए। तो रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पॉइंट। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिख लें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने एक कांस्टेंट लगाया आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये नया टर्म जो आया रो, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब देखिए एल अपॉन ए, एल की क्या यूनिट है? मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा 1 मीटर, वो क्या ओम में मल्टीप्लाई हो गया, आर के ओम में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या आया? ओम मीटर। तो रो की क्या यूनिट है? ओम मीटर। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है? तो हमको पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पहले पिछले स्लाइड में हमने देखा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मान लीजिए कि वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है, एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो, एल की जगह भी 1 और एरिया भी 1 है, तो आर इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा। यानी कि रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस की इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जब वो वायर की लेंथ क्या हो? 1 मीटर हो और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन कर लिया। देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट आता है। हम देखते हैं रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट आता है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी में। तो जो मेटल होते हैं या अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। तो जो मेटल होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जितनी कम है तो रेजिस्टेंस भी उतना कम है, और इसीलिए फ्लो ऑफ करंट हो पा रहा है। तो जितनी लो रेजिस्टिविटी होगी मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर होगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द metals and alloy have very low resistivity। तो मेटल की और अलॉय की बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर।
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसीलिए क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। Insulator like rubber and glass have resistivity of the order of 10 की power 12 to 10 की power 17 ohm meter. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद करने के लिए कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर वेरी करने पे कम ज्यादा होता है, इसी प्रकार से रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहती है कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लेकिन टेम्परेचर यदि कम ज्यादा करते हैं तो फिर रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है रेजिस्टिविटी को, टेम्परेचर इफेक्ट करता है ऑल्सो रेजिस्टेंस को भी। अब हमको देखना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप से हमको पढ़ना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में कितने टाइप से लगाते हैं, तो दो टाइप से, एक तो सीरीज में लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। देखिए R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है जो मान लीजिए सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया है, हमने लगाई है एक की लगाई है और फिर एक सेल लगाया है या बैटरी लगाई है, ठीक है। V वोल्टेज की बैटरी लगाई है जिसके कारण I करंट फ्लो हो रहा है, और R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस को सर्किट में जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो पूरे वायर में करंट जो होता है वो सेम फ्लो होता है, यानी कि आई करंट जो है ये R1 में से भी फ्लो होगा, ये R2 में से भी फ्लो होगा और ये R3 में से भी फ्लो होगा। लेकिन इन रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स हैं, इन रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अलग अलग होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3, यानी कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है तीनों के लिए, ठीक है। लेकिन करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमको याद रखनी है कि जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ओम्स के लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ठीक है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हम वोल्टेज क्या दे रहे हैं, V दे रहे हैं। अब ये वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है तीन जगह, V1 V2 और V3 में, तो टोटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, करंट तो क्योंकि सेम है इसलिए आई ही यूज करेंगे। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में इसमें अपन V की वैल्यू रख देते हैं, V1 की वैल्यू रख देते हैं, V2 की वैल्यू रख देते हैं और V3 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और V की इज इक्वल टू क्या है, IR है, इसको भी रख देते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या है, IR, I से I कैंसिल हो गया, R1 इज इक्वल टू क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है सर्किट का, तो सारे रेजिस्टेंसों को जोड़ दो जितने भी सीरीज में कनेक्ट है। यानी कि मान लीजिए 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ लिया, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 5 और 4 क्या हो गया, 9, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं, रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इनको सीधे अपन को जोड़ना होता है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपन देखते हैं। रेजिस्टेंस पैरेलल में देखिए तीन रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी, R1 R2 R3, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो दो पॉइंट के बीच में, देखिए जहां से हम यहाँ पे देखिए पूरे सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसका वोल्टेज V है। अब पॉजिटिव साइड से देखिए करंट फ्लो होना शुरू हुआ है, ठीक है, तो एरो बना हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। अब देखिए आगे जाके ये करंट डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, I1 I2 I3 में, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर के, जहां से ये डिवाइड हुआ, इस पॉइंट से लेकर के आगे जाके फिर ये जहां मिल रहे हैं तीनों एक ही पॉइंट पे, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे जहां मिल रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट पे क्या होगा, इन तीनों पॉइंट पे ये एक एरो थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में ही होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, लेकिन करंट अलग अलग होंगे। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। करंट जो डिवाइड हो जा रहे हैं ना, ये तीनों करंट अलग अलग होंगे लेकिन वोल्टेज सेम होगा।
पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होंगे, करंट अलग अलग होंगे, तीन, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा और करंट सेम होगा। तो सीरीज और पैरेलल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको न्यूमेरिकल्स करते समय काम आती है। तो टोटल आई है, वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 I3 में। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। और V इज इक्वल टू IR से हम सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्योंकि V तो सेम ही है तो इसलिए सारों के लिए अपन ने V लिया है। अब V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 1 अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल में जब हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। तो ये दो टाइप के रेजिस्टेंस हो गए, कैसे, एक तो सीरीज में और एक हो गए पैरेलल में। और कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल मिक्सिंग करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज को सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं पैरेलल में कौन सा है, पैरेलल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको देखना है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमको देखना है क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हमको देखना है क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज कनेक्शन के। तो देखते हैं, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, यदि मान लीजिए कि तीन चार ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं सीरीज कनेक्शन में, बल्ब जुड़ा है और ट्यूबलाइट जुड़ी है और तीन चार चीज़ें और जुड़ी हैं। अब मान लीजिए बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो ये बल्ब फ्यूज़ हो गया ना, तो अब बाकी के चार भी नहीं जलेंगे। मतलब सीरीज कनेक्शन में यदि हमने जोड़ा है तो एक यदि अप्लायंसेस फेल हो जाता है तो बाकी के सारे भी वर्किंग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन में जुड़ा। सीरीज कनेक्शन का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यदि एक ऑब्जेक्ट खराब होता है तो उसके चक्कर में सारे वर्क नहीं करते। अब नेक्स्ट, इन सीरीज ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कांट बी टर्न्ड ऑफ और टर्न्ड ऑन सेपरेटली। यानी कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि हमको केवल एक ही स्विच दिया हुआ होता है। तो एक ही स्विच दिए होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम या तो चारों को बंद करें या चारों को चालू करें। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने चार बल्ब लगाए हैं हमने सीरीज कनेक्शन में और हम किसी एक को बंद कर दें और बाकी तीन को चालू कर दें, या दो को बंद कर दें दो को चालू। ऐसा नहीं होंगे, तो चारों चालू होंगे तो चारों बंद होंगे। सीरीज कनेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सीरीज कनेक्शन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम नहीं मिलता, वोल्टेज अलग अलग मिलता है, ठीक है। V1 V2 V3 V4 इस टाइप से अलग अलग वोल्टेज मिलता है। जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम मिलता है, करंट डिफरेंट मिलता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन का ये एक और डिसएडवांटेज है कि वोल्टेज सेम नहीं मिलता हमको, जबकि पावर सप्लाई तो सेम है लेकिन उसके बाद भी वोल्टेज नहीं मिल रहा सेम। तो ये एक और इसका डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कनेक्शन का, देखते हैं। इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच। यानी कि जैसा मैंने बताया था आपको कि रेजिस्टेंस को यदि सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। जैसे 2 और 2 ओम के रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 ओम हो गया, जुड़ गए रेजिस्टेंस डायरेक्ट, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसी प्रकार से यदि हमने सर्किट में क्या किया, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाने से पावर सप्लाई कम हो जाती है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट के मार्ग में रुकावट है, फ्लो ऑफ करंट में रुकावट है, ठीक है। तो जब ये रुकावट ज्यादा हो जाएगी तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो हमको वोल्टेज कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पावर सप्लाई क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। V इक्वल टू आई आर आप पढ़ चुके हैं। अब इसी से हमने बनाया I इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर, आर को नीचे ले गए, ठीक है। V इक्वल टू आई आर है, आर को नीचे ले जाओ, V के अपॉन में ले जाओ, I इक्वल टू V अपॉन आर। और ऐसे ही सेम यदि हम R से बनाए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको रोल प्ले करेंगे। अब हमको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम जानते हैं, हम हीटर जलाते हैं, सभी घर में प्रेस को यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट से हो रहा है। हम प्रेस यूज कर रहे हैं, हीटर को यूज कर रहे हैं घर में, पानी गर्म कर रहे हैं, ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट है करंट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं कि ये एनर्जी है। फिर एनर्जी के टाइप हम समझते हैं, एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। फिर है मैकेनिकल एनर्जी, फिर है क्या, मैकेनिकल एनर्जी साइकिल वगैरह में जब अपन चलाते हैं साइकिल एनर्जी, ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी जो होती है जो वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी, साइकिल हो गई, ठीक है। फैन जो चल रहा है, ठीक है, अब जब वो घूमने लगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। और केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, हीट एनर्जी। मतलब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और यही हमको पढ़ना है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की, वो एसआई यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की, जूल है। और सेम वर्क की भी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। एसआई यूनिट एनर्जी की भी जूल है और वर्क की भी जूल है। ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट जूल है। जूल को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर, जूल को हम न्यूटन मीटर बोलते हैं। एसआई यूनिट एनर्जी की भी जूल है, एसआई यूनिट वर्क की भी जूल है। ठीक है, और पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो जो यूनिट टाइम में हम वर्क करते हैं वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। यानी कि एक सेकेंड में जो कार्य किया जाता है, एक सेकेंड में जो वर्क डन होता है, तो किसके इक्वल होता है, वो पावर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। ठीक है, इसी जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि एनर्जी कितने टाइप की हो सकती हैं, और भी एनर्जी के टाइप हो सकते हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं। तो एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। और ये जो एनर्जी के टाइप हैं, ठीक है, हमको बेसिकली क्या पढ़ना है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप प्रेस यूज करते हैं, आप जो है हीटर यूज करते हैं, आप अदर सब्सटेंस एसी वगैरह यूज करते हैं, एसी का भी हॉट करने के लिए भी यूज हो जाता है। तो ये सब क्या है कि हीट एनर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, पावर अपने समझा, पावर क्या है, एक सेकेंड में जो वर्क किया जाता है वो पावर कहलाता है। यानी तो नेक्स्ट हमको देखना है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का हम यूज कर रहे हैं वर्क के लिए। ठीक है, और वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं और भी किसी काम के लिए, मान लो हम हीट यूज कर रहे हैं उसको हीट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो एरो बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर से हम कोई भी वर्क ले सकते हैं। तो एरो बना हुआ वर्क के लिए, हम अभी वर्क क्या ले रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उस वर्क हम क्या करवा रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली है क्या, तो एक सेकेंड में हमको इलेक्ट्रिक वायर से जो एनर्जी मिल रही है, एक सेकेंड में हमको जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यूनिट टाइम में जो एनर्जी मिल रही है हमको, यूनिट सेकेंड, एक सेकेंड में जो हमको एनर्जी मिल रही है वो क्या है, पावर है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास पावर, हमारे पास क्या है, 10 वॉट की पावर है, यानी कि 10 जूल पर सेकेंड है। 10 जूल पर सेकेंड है, और हम कितना कार्य करवाते हैं, 10 सेकेंड के लिए मान लो कार्य करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर से हम 10 सेकेंड के लिए कोई वर्क लेते हैं, हमारे पास पावर सप्लाई है 10 जूल पर सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है 10 जूल पर सेकेंड, यानी कि हमको 10 जूल मिल रही है एक सेकेंड में, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जितने टाइम के लिए हम ले रहे हैं, 10 सेकेंड के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 जूल। तो 100 जूल क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में।
तो पावर मतलब क्या है? पावर मतलब है 1 सेकेंड में जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, 1 सेकेंड में जो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिक पावर है। यदि हम टाइम हमको दिया हुआ होगा तो हम फिर क्या करेंगे? टाइम का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो 1 सेकेंड में आप 2 मीटर भागते हो, 1 सेकेंड में आप 2 मीटर भागते हो, 10 सेकेंड में कितना भागोगे? 10 का गुणा करोगे, 20 मीटर भागोगे। ऐसे ही 1 सेकेंड में आपको जो एनर्जी मिल रही है वो पावर है। और अपन को टोटल एनर्जी चाहिए या टोटल वर्क डन चाहिए तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम फॉर्मूला जो वर्क डन का है वही हीट का है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर से हम वर्क करवा रहे हैं। अब क्या वर्क करवा रहे हैं? मान लो हीट जनरेट करवा रहे हैं, तो जितनी पावर हम देंगे उसको उस हिसाब से तो हीट जनरेट होगी। ज्यादा पावर देंगे ज्यादा हीट जनरेट होगी, कम पावर देंगे कम हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो हीट को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। पावर को किस में मेजर करते हैं? जूल पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पावर में कितना अंतर आया? जूल पर सेकंड का। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड जो हम वर्क करवा रहे हैं वो पावर है। 1 सेकंड में जो एनर्जी मिल रही है वो पावर है। ठीक है, 1 सेकंड में जो वर्क डन हो रहा है वो पावर है, या फिर हम कह सकते हैं 1 सेकंड में जो एनर्जी मिल रही है वो पावर है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम है। और वर्क और हीट का सेम फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम और पावर इनटू टाइम। जो हम पावर दे रहे हैं जितने टाइम के लिए दे रहे हैं उतनी हीट जनरेट हो जाएगी। हीट हम किस में जनरेट करते हैं? आपको पता है, प्रेस में या फिर हीटर में, इन सब में अपन हीट जनरेट करते हैं। हीट इज इक्वल टू क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। ठीक है, आई थिंक आपको बेहतर समझ में आया होगा। देखिए, हमको ये सारे फॉर्मूले सीखने हैं, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले याद करने को नहीं कहता, लेकिन एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई फर्स्ट वाला आपको लर्न करना है, बाकी हम ड्राइव करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि पावर में यदि टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? वर्क डन मिल जाता है, और क्या मिल जाता है? हीट मिल जाती है। ठीक है, वर्क डन और हीट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, ये एक आपको लर्न करना है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई टी, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। H इज इक्वल टू क्या है? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? वी आई, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया? वी आई टी आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया P इज इक्वल टू वी आई, और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो H इज इक्वल टू वी आई टी। अब आगे के अपन जनरेट करते हैं एक एक करके फॉर्मूले। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, हमने ओम के लॉ में देखा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू हम आई आर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो P इज इक्वल टू हमको मिल गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर क्या मिली हमको? आई स्क्वायर आर। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला दिया हुआ है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, सेकंड नंबर का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है आई स्क्वायर आर। और इसी प्रकार से हमको हीट का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, इसमें T का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि H इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो आई स्क्वायर आर में T का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया? आई स्क्वायर आर टी। तो दो सेकंड नंबर के दो फॉर्मूले आपको और मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमको P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिल चुका है। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। पिछली स्लाइड में हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर से ड्राइव कर सकते हैं, आर को नीचे ले जाओ, V अपॉन आर मिल जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। आई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो V अपॉन आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर है उसकी जगह क्या हो गया? V अपॉन आर का स्क्वायर। तो V अपॉन आर अब स्क्वायर है तो हमको दो टाइम लिख लिया हमने, V अपॉन आर इंटू V अपॉन आर, और एक आर जो लिखा हुआ था, एक आर से एक आर कट गया और क्या बन गया हमको? P बराबर P इक्वल टू क्या मिल गया? V स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू हमको मिला V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब ऊपर देखिए पावर इज इक्वल टू क्या मिला? V स्क्वायर अपॉन आर। तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो पावर क्या है? V स्क्वायर अपॉन आर, इसमें T का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर T अपॉन आर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि टाइम का मल्टीप्लाई करना है हमको किसमें? पावर में। और पावर में जब भी हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक पावर में हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हीट जनरेटेड मिल जाएगी और वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो हीट जनरेटेड को ही वर्क डन बोला है, क्योंकि हमारा वर्क है, अभी हम क्या वर्क ले रहे हैं? हीट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा हीट जनरेट और वर्क डन को सेम ही लिखा है। तो ये हमको 3 फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये क्या है? एक बड़ी यूनिट है। किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है, जूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो किलो मतलब होता है 1000। ठीक है, वॉट क्या लिया? 1 वॉट लिया है।
और आवर को कन्वर्ट किया गया किसमें, सेकंड में। तो 60 मिनट, तो फर्स्ट वाले के लिए 60 लगा हुआ है, मिनट के लिए लगा हुआ है, एक आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो फर्स्ट वाला 60 जो लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है, और सेकंड वाला 60 लगा हुआ है सेकंड के लिए। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 सेकंड। तो टोटल क्या बन गया, किलो का 1000, वॉट का 1 वॉट ले रहे हैं, आवर का क्या ले रहे हैं 60 × 60, क्योंकि सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 60 मिनट के लिए और 60 सेकंड के लिए, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। टोटल मिल गया हमको क्या, 3,60,000 जूल। ठीक है, 3,60,000 जूल मिल गया टोटल हमको। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3,60,000 जूल के इक्वल होता है। और हम इसको कह सकते हैं कि 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है, और हम कह सकते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर कितनी बड़ी यूनिट है आप समझ सकते हैं, किलोवाट आवर एक बहुत बड़ी यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। अब देखिए अमीटर का क्या यूज है, अमीटर का यूज है हम करंट मेजर करते हैं, अमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टामीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो हमको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, पहली ये कि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और दूसरा वोल्टामीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और सीरीज आप समझ चुके हैं, सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते थे, और पैरेलल भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो फिगर में आपको शो हो रहा है। ठीक है, अमीटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है फिगर में, और वोल्टामीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इस टाइप से हम वोल्टामीटर को कनेक्ट करते हैं और इस टाइप से अमीटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि यदि वोल्टामीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, हमको रूल यही कहता है कि वोल्टामीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, लेकिन यदि हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, व्हाट इफ वोल्टामीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। उसका आंसर लिखा है, वोल्टामीटर आइडियली हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टामीटर का क्या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली अ लार्ज इनफ रेजिस्टेंस, और कह सकते हैं हम कि ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वोल्टामीटर का। ठीक है, तो यदि हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इसका बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यदि हम इसका बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वोल्टामीटर को यदि हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वोल्टामीटर को यदि हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, पहले नंबर की पॉइंट। और दूसरे नंबर का पॉइंट ये कि उस कंडीशन में वोल्टामीटर कौन सी रीडिंग शो करेगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा ना, जो भी बैटरी हमने लगाई है सर्किट में, उसका वोल्टेज वो शो करने लगेगा। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, पहला कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा, दूसरा बैटरी का वोल्टेज शो करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि यदि अमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, अमीटर को यदि हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में तो क्या होगा। तो व्हेन वी कनेक्ट एन अमीटर इन पैरेलल, जब भी हम अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एज वी नो दैट द करंट ऑलवेज फ्लो लो रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट क्या फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस का पाथ फ्लो करता है। तो यदि हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो करंट क्या होगा, अमीटर में से होके जाने लगेगा, और बहुत ज्यादा करंट अमीटर में से होके फ्लो होने लगेगा। और ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा करंट अमीटर में से फ्लो होगा तो अमीटर का जो तार है ना वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। ठीक है, तो अमीटर का जो है वो जल जाएगा, फ्यूज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए अमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में, और वोल्टामीटर को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में। यदि उल्टा उल्टा करेंगे तो क्या होगा वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं। दोस्तों जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें सजेशन दे सकते हैं आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं।